Dear friends, today we will continue the depreciation computation provision under PGBP. In my last video, the link of which is given in a description box, for some technical reason I could not complete that topic. So let's complete that. तो मैं आपको एक बार स्पीडली बता देता हूँ what was the methodology. सबसे पहले हमें ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है. ब्लॉक ऑफ एसेट आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसके बाद हमें क्लोजिंग डब्ल्यूडी निकालनी है. क्लोजिंग डब्ल्यूडी के बाद वी नीड टू आइडेंटिफाई द एसेट्स एक्वायर्ड इन अ ब्लॉक इन अ प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज. ऐसे जो एसेट्स का अमाउंट आया उसके ऊपर डेप्थ हाफ रेट पे लगेगा और जो रिमेनिंग एसेट्स है उस पर फुल रेट पे लगेगा. हमने फिर ये समझा था ब्लॉक ऑफ एसेट क्या चीज थी. ग्रुप ऑफ एसेट विद इन अ building plant in respect of which same rate of debt has been prescribed. फिर हमने समझा था how to compute the WDV of the block of assets. Opening WDV of the block of assets, add actual cost of asset acquired in a previous year. हम एक्चुअल कॉस्ट पे डिस्कस कर रहे थे. तो एक्चुअल कॉस्ट पे लास्ट वीडियो में हमने नॉर्मल केस तक डिस्कस कर लिया था. Now let's come to the special cases. Means in certain cases the actual cost will be not the actual amount spent by the assessee, but the actual cost will be the amount as specified under the act. आइए let's start. जिसको हमने यहाँ पे क्या बोला है, स्पेशल केसेस. Asset used for scientific research and now transferred to our business. Means asset was initially acquired and used in a scientific activity, scientific research, and after that the asset has been transferred to the business. इसको डिटेल में हम और कवर करेंगे when we'll study the provision relating to the deduction on account of scientific research. अभी हम यहाँ सिंपल समझ लेते हैं. इस सिनेरियो में जब एसेट इनिशियली साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज हुई और बाद में हमने उसे बिजनेस में, नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया, देन हाउ टू डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट. In this scenario, the actual cost for the purpose of depreciation in a business will be the actual cost of asset less deduction under section 35. साइंटिफिक रिसर्च में हम जब डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे जब हम एसेट एक्वायर करते हैं तो एसेट पे इवन देर इज अ प्रोविजन फॉर 100% डिडक्शन ऑफ द एसेट एक्वायर्ड एंड बीइंग यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च. और अगर हमें कुछ डिडक्शन फॉर सम रीजन एसेट पे 100% नहीं मिली है, कम मिली है, देन द एक्चुअल कॉस्ट फॉर द एसेट विच वी हैव ट्रांसफर फ्रॉम साइंटिफिक रिसर्च टू द बिजनेस. तो बिजनेस में उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे, एग्जांपल लेता हूं मैं. फॉर एग्जांपल जब हमने एसेट को परचेज करा इनिशियली तो उसकी वैल्यू थी 5 लाख रुपीस. हमें साइंटिफिक रिसर्च में उस पे डिडक्शन मिल गई 4 लाख रुपीस से. 1 लाख की एसेट बच रही है. अब आफ्टर द यूज इन अ साइंटिफिक रिसर्च हमने उस एसेट को अपने नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया. उस सिनेरियो में नॉर्मल बिजनेस में ये जो एसेट है, ये जो WDV का ब्लॉक में इसको मैं ऐड करूंगा, द एक्चुअल कॉस्ट विल बी ओनली 1 लाख रुपीज. बिकॉज हमने ये पढ़ा है सिंपल सा, भाई जो एसेट है 5 लाख रुपए की, इसकी डिडक्शन एलोकेट होगी ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द एसेट. व्हेन एसेट वाज इनिशियली बीइंग यूज्ड इन अ साइंटिफिक रिसर्च तो 4 लाख की डिडक्शन तो दे दी, बची कितनी, 1 लाख. तो ऑब्वियसली जब इसको मैं नॉर्मल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करूंगा तो 1 लाख विल बी द बेसिस ऑन विच डेप्रिसिएशन शुड हैव बीन अलाउड. वही लॉ ने यहाँ पे प्रोविजन ड्राफ्ट करा. तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और डिटेल में क्लियर होगा जब हम ये वाला टॉपिक कवर अप करेंगे. नेक्स्ट स्पेशल सिनेरियो, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट. इस केस में जो एक्चुअल कॉस्ट आएगी दैट इज FMV ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन. ये मैं आपको समझाता हूं एक प्रोविजन. फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डर था, उसके पास
उसके स्टॉक इन ट्रेड में एक शॉप आ रही थी जिसकी कॉस्ट 50 लाख थी। ऑन से 31 मार्च 23 इसने इस शॉप को कन्वर्ट किस में कर दिया, कैपिटल एसेट में। इट मींस उसने एक एंट्री पास कर दी कि अब मैं इसको बेचूंगा नहीं, रेदर आई विल यूज दिस शॉप फॉर द पर्पस ऑफ माई ओन बिजनेस। नाउ इस सिनेरियो में जब उसने ये शॉप को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करा, उस दिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 70 लाख रुपए थी। नाउ एज पर सेक्शन 28 जो चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी है, उसके अकॉर्डिंग ये 70 लाख को हम बिजनेस इनकम मानेंगे और उस स्टॉक की जो कीमत थी 50,000, उसको जब हमने कन्वर्ट करा तो हमने कन्वर्जन के वक्त ये माना कि वो स्टॉक रियलाइज्ड हो गया 70 लाख रुपए के ऊपर, और 20 लाख रुपए पे मेरी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। मींस जब हमने स्टॉक को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करा तो लॉ डीम्स कि हमने वो स्टॉक को बेच दिया और हमें पैसा तो मिला नहीं। उस केस में जब हमने स्टॉक को बेचा तो उस दिन मेरी जो एफएमवी आ रही थी दैट विल बी डीम एज द क्रॉस इनकम। उसमें से उस स्टॉक की कॉस्ट प्राइस मैंने लेस कर दी एंड द बैलेंसिंग अमाउंट विल बी द टैक्सेबल एज द पीजीबी इनकम। ये तो एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट, जब मैंने इस शॉप को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया, देन इस कैपिटल एसेट के ऊपर भी मुझे क्या मिलनी चाहिए, डेब्ट, because it's as good as the simple building that is being used for a business purpose। इस सिनेरियो में जो हम लोगों ने एफएमवी ली है, बिकॉज लॉ ने ये डीम करा है कि ये शॉप हमने 70 लाख की बेच दी है, इसका मतलब लॉ के हिसाब से ये 70 लाख रुपए आज की डेट में हमारी इसकी एफएमवी, उसको हमने एज्यूम करा 70 लाख में बेच दिया। तो लॉ ने इनडायरेक्टली एज्यूम करा कि जब हमने इसने स्टॉक को हमने कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया है, देन द वर्थ ऑफ द कैपिटल एसेट इज 70 लाख रुपीज। और उस सिनेरियो में फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस जब मैं इस 70 लाख रुपए को बिल्डिंग के ब्लॉक में ऐड करूंगा तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या लूंगा, 70 लाख। दैट्स द एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। पूरे इनकम टैक्स में एक रूल है, जब हम किसी भी एसेट को एफएमवी पे कुछ टैक्सेबल कर रहे हैं, देन फॉर ऑल अदर इंसिडेंटल पर्पस वो एफएमवी मेरा बेस है। यहाँ पे जब हमने स्टॉक को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करा, उस सिनेरियो में ये जो मेरा स्टॉक था हमने उसकी जो कन्वर्जन के वक्त एफएमवी थी उसके बेसिस पे टैक्सेबिलिटी अराइव करी। देन फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डेप्रिसिएशन ऑल्सो हम एफएमवी ही एक्चुअल कॉस्ट, एफएमवी को ही एक्चुअल कॉस्ट करेंगे। एंड अकॉर्डिंगली द सेम लॉ हैज बीन ड्राफ्टेड कि हाउ टू अराइव एट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट। हम उस कैपिटल एसेट की एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट इज एफएमवी। तो होप आपको ये प्रोविजन भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कम्स द केस ऑफ द सेकेंड हैंड एसेट्स। इसके बारे में लॉ ने कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाया। एसेट रिसीव्ड बाय गिफ्ट मींस असेसी को जो एसेट है वो गिफ्ट के फॉर्म में मिली है। अब हम टेक्निकली देखें तो असेसी ने कुछ भी खर्चा इंकर नहीं करा है to acquire the asset which has been received by the assessee through the gift। तो एक सिनेरियो हो सकता था, लॉ बोल सकता था इस केस में बोले आपने कुछ भी एसेट के ऊपर खर्चा नहीं करा है, हम इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे, 0। बट लॉ ने इसके अगेंस्ट डिफरेंट प्रोविजन बनाया। उन्होंने ये बोला है when the assessee receive the asset by virtue of the gift, then the actual cost in the hands of the donee जिसको रिसीव हुई है, सॉरी, एक्चुअल कॉस्ट इन दी, जो यहाँ पे हम यहाँ पे जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट लेंगे इन द हैंड्स ऑफ द डोनी। डोनी कौन, जिसको गिफ्ट रिसीव हुआ है। हाउ दिस अमाउंट विल बी डिराइव, एक्चुअल कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ द डोनर लेस डेप्रिसिएशन अलाउएबल
if the asset was only asset in the block। मैं आपको ये चीज एक एग्जांपल से समझाता हूं, आपको जल्दी समझ में आएगी। एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे स्पेस लेता हूं मैं। से एक्स है, एक्स के पास एक्स ने ऑन 1/4/22 एसेट परचेज करी, ए एसेट से 5 लाख रुपीज की। ऑन 1/7/22 इसने बी एसेट परचेज करी 3 लाख रुपीज की। ऑन 1/10/22 इसने सी एसेट परचेज करी 4 लाख रुपीज की। अब उसने क्या करा कि 31 मार्च 23 पे टोटल ब्लॉक कितना आ गया, 5 और 3 8 4 12 लाख रुपए। इसके ऊपर इसने ब्लॉक के ऊपर डेप लगा दी। लेट्स से डेप का रेट 10% है, तो कितना लगा दी, 1.2 लैक्स। कितना हो गया, 1.08 लैक्स। अब ऑन 1/4/23 ये मेरी ओपनिंग WDV बन गई 10.8 लैक्स। अब उसने क्या करा, 1/5/23 को उसने ये जो बी एसेट था इसको 1 लाख रुपए का बेच दिया। कितनी एसेट बची उसके पास, 9.8 लाख रुपीस। अब उसने क्या करा, 1/7/23 को उसने जो सी एसेट थी वो किसको गिफ्ट कर दी, वो गिफ्ट कर दी वाई को। वाई को गिफ्ट कब करी उसने, ऑन 1/7/23 को। अब यहाँ पे ऑन 1/5/23 ब्लॉक कितना आ रहा है, 9.8 लाख रुपीस। अब जब एक बार एसेट ब्लॉक में फॉल कर गई, देन उस एसेट की इंडिविजुअलिटी खत्म हो चुकी है। अब बट यहाँ पे वाई के हाथ में जो ये सी एसेट आई है, इसको हम किस तरीके से इसकी एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे इन द हैंड्स ऑफ वाई। हम लेंगे इसकी एक्चुअल कॉस्ट एक्स के हाथ में कितनी थी, 4 लैक्स। ये एक्चुअल कब एक्वायर करी, 1/10/22 को। एक्स ने इसको मोर देन 180 डेज के लिए यूज करा है। इन प्रीवियस ईयर 22-23 रेट 10% है, तो कितना डेप आ गया, 0.4 लैक्स। इसका मतलब इस एसिड की इंडिविजुअल WDV कितनी आती, अगर ये एसिड इंडिविजुअल होती 3.6 लैक्स, और ये 3.6 लैक्स हम वाई के हाथ में एक्चुअल कॉस्ट लेंगे। इसको रीड करते हैं, एसिड रिसीव बाय अ गिफ्ट, then actual cost in the hands of donee will be the actual cost in the hands of donor, वो कितनी थी, 4 लाख, less depreciation allowable as if the asset was only asset in the block। अगर ये एक इंडिपेंडेंट एसेट होती ब्लॉक में तो इस पे कितनी डेप लगती, 10%, बिकॉज हमने पूरे साल यूज करी है, पूरे साल मीन्स मोर देन 180 डेज। उस सिनेरियो में इसकी WDV कितनी आती, इसकी WDV 1/4/23 को कितनी आती, 3,60,000, और हमने 23-24 में ही गिफ्ट कर दिया है। तो हम जो है यहाँ पे डोनी के हाथ में जो कॉस्ट ले रहे हैं वो कितनी लेंगे, उस एग्जांपल में 3.6 लाख। दैट्स द एक्चुअल कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ द डोनर लेस डेप्रिसिएशन अलाउएबल एज इफ द एसेट वाज ओनली एसेट इन द ब्लॉक। ये आपको क्लियर हो गया कि व्हेन हाउ टू डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ द डोनी व्हेन एसेट इज बीइंग गिफ्टेड to the donee by somebody else। I second hand asset acquire at much more than FMV। इसमें एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए लॉ ने एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर, एओ को पावर दी है अमाउंट एज एओ डिटरमाइंड विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द ज्वाइंट कमिश्नर। ये एक प्रोसीजरल पार्ट है, इस पे नहीं जाते। इसके पीछे का रेशनल क्या है, लॉजिक क्या है, मैं आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल लेता हूं, एक्स की बुक्स में ऑन 31 मार्च 23 एक एसेट की WDV आ रही थी 2 लाख रुपीज। एक्स ने ये एसेट वाई को बेच दी ऑन सेम डेट
2 लाख रुपीस की, वाई इस पे डेप वेप ले लेगा। ऑन 1/4/23 एक्स ने ये एसेट वाई से परचेज कर ली, कितने की? 20 लाख रुपए की। एक्स को कैपिटल गेन होगा, अभी हम उस पार्ट पे नहीं जा रहे हैं। मान लीजिए एक्स के पास कुछ प्रोविजन था जहां से कैपिटल गेन ये सेट ऑफ हो सकता था। तो एक्स ने सॉरी वाई के दोबारा रिपीट करता हूँ, वाई के पास 2 लाख की एसेट इसने परचेज करी, तो वाई ने वो एसेट किसको बेच दी? एक्स को कितने की बेच दी? 20 लाख रुपए की बेच दी। तो वाई के हाथ में कैप गेन आएगा। मान लेते वाई के पास कुछ था कैपिटल लॉस जिससे ये कैप गेन सेट ऑफ हो सकता था। अब यहाँ पे एक्स ने ये एसेट कितने की ले ली? अगले दिन 20 लाख रुपए की। उसने ये एसेट 20 लाख की क्यों ली है? क्यों? अब एक्स जो है इसके ऊपर एनहांस डेप्ट क्लेम कर सकता है। अदरवाइज एसेट की डब्ल्यूडीवी कितनी आ रही थी? 2 लाख रुपीज। तो डेप्ट कितने पे मिलती अगर ये ट्रांजेक्शन नहीं करते? 2 लाख पे। बस इस ट्रांजेक्शन से वाई के पास कैपिटल गेन पे टैक्सेशन नहीं आया बिकॉज ऑफ सम रीजन, बट एक्स को इस प्रोसेस में 23-24 में डेप्ट ज्यादा मिल जाएगी। ऐसे केसेस में लॉ ने एम्पावर करा है असेसिंग ऑफिसर को कि द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द सेकेंड हैंड एसेट विल बी सच एज द अमाउंट एओ डिटरमाइन। यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं तो सेकेंड हैंड एसेट एक्वायर एट मच मोर देन द एफएमवी। इस एसेट की एफएमवी कितनी थी? 2 लाख रुपए थी और हमने एक्वायर कितने की करी? 20 लाख की। तो अगर ये चीज असेसिंग ऑफिसर को पकड़ में आ जाएगी तो वहां पे असेसिंग ऑफिसर ये बोलेगा कि इसका प्राइस हम कितना लेंगे? 2 लाख रुपए लेंगे। तो ये टैक्स प्लानिंग को ओवरकम करने के लिए एक इनकम टैक्स एक्ट में इनेबलिंग प्रोविजन बनाया। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट केस, एसेट री एक्वायर्ड बाय द असेसी। आइए इस पे आते हैं। ये वाला जो केस है, ये वाला केस स्पेसिफिकली ये जो मैंने एग्जांपल लिया यही फॉल कर रहा है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कैसे। ये जो सेकंड केस है इसमें नॉर्मल भी एक चीजें फॉल कर सकती है। वो कैसे? कि मैंने किसी के पास एक एसेट है जो पुरानी हो चुकी है 2 लाख रुपए की, मीन्स उसकी डब्ल्यूडीवी ना के बराबर है। एग्जाम्पल लेता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको इन दोनों प्रोविजन में फर्क समझ में आ जाएगा। वाई के पास एक ऑलरेडी एसेट थी 2 लाख रुपए की और अब वाई ने और एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट करा। वाई ने ये 2 लाख की एसेट एक्स को बेच दी, कितने में? 20 लाख रुपए में। अब एक्स के पास क्या हुआ? एक्स के पास इस 20 लाख की एसेट आ गई और वाई ने इस पे 20 लाख रुपए पे बेची, उसको कैपिटल गेन आएगा। एज्यूम करते हैं वो कैपिटल गेन उस पे उसने प्लानिंग कर ली है लॉसेस से सेट ऑफ लेंगे। तो यहाँ पे 2 लाख की एसेट वाई ने 20 लाख में एक्स को दी ऑन द पेपर्स, रेस्ट दे सेटल्ड इन अ कैश। मीन्स कहने का मतलब है एक्स ने 20 लाख का चेक दिया वाई को, वाई ने उसमें से 18 लाख रुपीस एक्स को वापस कर दिए इन कैश। बट एक्स की बुक्स में 20 लाख रुपए जो आ गए, मीन्स वाई ने जो 18 लाख रुपीस एक्स को दिए कैश में वो आउट ऑफ बुक्स दिए। तो एक्स के पास 20 लाख की एसेट आ रही है सेकेंड हैंड। अब यहाँ पे ये वाला जो प्रोविजन है ये वाला प्रोविजन ट्रिगर हो जाएगा। ये प्रोविजन क्या कहना चाहता है? अगर एओ को पता लग गया कि इस एसेट की वर्थ 2 लाख रुपए है, उस सिनेरियो में जो असेसिंग ऑफिसर है वो एक्स के हाथ में एक्चुअल कॉस्ट 20 लाख नहीं अलाउ करेगा, इट ही विल अलाउ ओनली 2x। जो सेकंड वाला केस है वो अप्रोप्रिएटली मेरे इस एग्जांपल में फॉल होता है। वो क्या बोल रहे हैं? एसेट री एक्वायर्ड बाय द असेसी। यहाँ वाले केस में एक्स के हाथ में डब्ल्यूडीवी कितनी थी? 2 लाख रुपए। एक्स ने वो एसेट किसको बेच दी? वाई को, और अगले दिन री एक्वायर कर ली। तो यहाँ पे ये वाला प्रोविजन अप्रोप्रिएटली यहाँ ट्रिगर होगा। इस केस में 1/4/23 को एक्स के हाथ में आपकी डब्ल्यूडीवी कितनी आएगी? नॉट 20 लैक्स। लॉ क्या बोलता है? लोअर ऑफ द फॉलोइंग, री एक्विजिशन प्राइस
और एक्चुअल कॉस्ट टू द assessee as originally acquired less depreciation allowable as if the asset was only asset in the block। अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए समझते हैं कि इसके पास ब्लॉक में एक ही एसेट थी, एसेट ए, जिसकी WDV कितनी आ रही थी, 2 लाख रुपए। एक्स ने ये एसेट वाई को 2 लाख में बेच दी और एक्वायर कितने पे करी, 20 लाख पे। तो इस सिनेरियो में एक्स के हाथ में ये जो एसेट 20 लाख की ली है, इसकी एक्चुअल कॉस्ट 2 लाख की लेंगे एज पर दिस प्रोविजन, क्योंकि यहाँ पे रीएक्विजिशन प्राइस 20 लाख रुपए आ रही है और सिंपली बात करें जो WDV एसेट 2 लाख आ रही है, इन दोनों का लोअर लेंगे। अगर हम एक सिचुएशन लेते हैं कि रीएक्विजिशन प्राइस मान लेते 1 लाख रुपए है और जो WDV थी जब बेचा था 2 लाख है, उस सिनेरियो में हम रीएक्विजिशन प्राइस लोअर है वही लेंगे। तो दो सिनेरियो में हम सेकेंड हैंड एसेट की बात कर रहे हैं। सेकेंड हैंड एसेट नॉर्मली एक्वायर्ड बाय द असेसी एट मच मोर देन एफएफबी। तब एओ के पास पावर है कि एक्चुअल कॉस्ट जो एओ को लगता है कि इस शुड की एप्रोप्रिएट प्राइस होनी चाहिए वो है। बट अगर असेसी ने कुछ प्लानिंग करी है, असेसी ने सेकेंड हैंड एसेट पहले बेच के उसको हायर प्राइस पे रीएक्वायर कर लिया है, तब लोअर ऑफ द फॉलोइंग विल बी एप्लीकेबल। यहाँ पे कुछ भी एजम्पशन नहीं है कि एओ जो लेगा वो हमें प्राइस लेनी पड़ेगी। यहाँ पे एसेट रीएक्वायर्ड बाय असेसी है, तो प्राइस एक्चुअल कॉस्ट इन दी हैंड्स ऑफ दी असेसी क्या लेंगे, लोअर ऑफ द रीएक्विजिशन प्राइस और WDV हम सिंपल बोल सकते हैं ऑफ द एसेट व्हेन इट वाज सोल्ड। तो दोनों में से जो लोअर होंगे दैट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेसी अपॉन रीएक्विजिशन बाय द असेसी। आगे पढ़ते हैं। एसेट एक्वायर फ्रॉम अ पर्सन एंड लीज बैक टू हिम। ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एसेट एक्वायर्ड फ्रॉम अ पर्सन एंड लीज बैक टू हिम, एक एग्जांपल से समझ में आएगा क्या लॉ कहना चाह रहा है। वाई के पास एक एसेट थी और 1/4/23 को उसकी WDV 2 लाख आ रही थी। वाई ने क्या करा, ये एसेट ऑन द रिकॉर्ड्स एक्स को 20 लाख रुपए की बेच दी। एक्स ने 20 लाख की परचेज करी और एक्स ने ये एसेट ऑन द रिकॉर्ड्स क्या दिखा दिया कि हमने ये एक्स को दोबारा से लीज कर दी और लीज रेंट कितना आया, 2 लाख रुपए पर एन। अब यहाँ पे अगर आप प्रोविजन देखें, एक्स और वाई ने क्या टैक्स प्लानिंग करी। वाई की बुक्स में WDV कितनी आ रही थी, 2 लाख रुपए। तो वाई को अगर 10% का रेट माने तो कितनी डेप मिलती, मात्र 20,000 रुपए। और अब वाई ने जो एक्स और वाई ने टैक्स प्लानिंग करी, इससे दोनों ने अपना टैक्स सेव कर लिया। कैसे, 2 लाख की एसेट कितने में बेची, 20 लाख की। तो वाई को ऑन द फेस कैपिटल गेन हो रहा है, हम एज्यूम करते हैं अभी कि उसने कैपिटल गेन सेव कर लिया। अब वाई एक्स के पास ये एसेट कितने की आ गई, 20 लाख की। अब एक्स जो है इस पे 20 लाख रुपए से 2 लाख रुपए की डेट क्लेम करेगा, मान लेते 10% रेट है। और दूसरा वाई जो है 2 लाख रुपए का रेंट दे रहा है, तो वाई के हाथ में 2 लाख रुपए का क्या हो रहा है, बेसिकली एक्सपेंस आ रहा है, जो बिजनेस एक्सपेंस वो क्लेम करेगा। और इधर इसके पास 2 लाख रुपए की रेंटल इनकम आ गई। तो अगर हम देखा जाए यहाँ पे एक्स के केस में कोई जो इनकम आई वो इनकम कितनी हो गई हमारी, 0 हो गई। बट वाई को जो डेट 20,000 रुपए मिल रही थी, दैट जो एक्सपेंस बढ़ के कितना हो गया, 2 लाख। तो इस अरेंजमेंट में वाई ने अपना जो है एक्सपेंस बढ़ा के टैक्सेबल इनकम कम कर ली है। लॉ ने इस प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए क्या प्रोविजन बनाया, एसेट एक्वायर्ड फ्रॉम अ पर्सन एंड लीज बैक टू हिम, एसेट एक्वायर्ड फ्रॉम द वाई एंड एसेट इज एक्वायर्ड बाय द एक्स। तो एक्स के हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे, WDV ऑफ एसेट इन द हैंड्स ऑफ वाई एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन देयरऑफ बाय द असेसी। तो यहाँ पे एक्स के हैंड्स में
हम जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट है वो 20 लाख रुपए ना लेके हम कितनी लेंगे, 2 लाख रुपए। Because this arrangement between X and Y was done mainly to enable Y to get higher expense to reduce his taxable income. तो लॉ ने ये टैक्स प्लानिंग को कर्ब करने के लिए ये प्रोविजन बना लिया। तो यहाँ पे अगर हम एक्चुअल कॉस्ट जो पड़े स्पेशल केसेस में, 3 केसेस, 2 सिनेरियो बन रहे हैं। एक एसेट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये क्लियर हो गया होगा। कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू द कैपिटल एसेट, ये आपको क्लियर हो गया। और सेकेंड हैंड एसेट में ये 4 केस बन रहे हैं। एसेट रिसीव बाय गिफ्ट, सेकेंड हैंड एसेट एक्वायर एट मच मोर देन एफएमवी, एसेट रीअक्वायर्ड बाय एसएससी, एसेट एक्वायर्ड फ्रॉम द पर्सन एंड लीज बैक टू। एक फिफ्थ सिनेरियो और है जो कैप्चर होना रह गया था, ये मैं आपको मॉड्यूल से समझाता हूँ। लॉ क्या बोल रहा है, बिल्डिंग प्रीवियसली द प्रॉपर्टी ऑफ असेसी, where building was previously the property of assessee. Property of the assessee means वो उसकी personal asset थी and is bought into the use for the purpose of business or profession. The actual cost in to the assessee shall be the actual cost of building to the assessee as reduced by the amount equal to the depreciation that would have been allowable. सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको ये चीज। ये एग्जाम्पल लेते हैं, एक मिस्टर एक्स है, उसने बिल्डिंग परचेज करी ऑन 1/4/22 फॉर पर्सनल एसेट, पर्सनल पर्पस। 10 लाख की उसने बिल्डिंग परचेज करी। उसने 1/4/24 को इस पर्सनल एसेट को इंट्रोड्यूस कर दिया एज अ बिजनेस एसेट। तो अब 1/4/24 को बिजनेस के लिए इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे। सपोज उसने 10 लाख की बिल्डिंग ली थी एंड व्हेन अ बिल्डिंग इज बीइंग यूज्ड फॉर अ रेजिडेंशियल पर्पस द डेप्थ रेट इज 5%। तो पर उसने ये पर्सनल एसेट यूज करी थी और पर्सनल एसेट में डेप्थ तो लगती नहीं। बट लॉ का ये कहना है कि अगर वो ये एसेट फ्रॉम डे 1 बिजनेस के लिए यूज करता तो व्हाट वुड हैव बीन डब्ल्यूडीवी ऑन 1/4/24। तो हमने 2 साल की डेप लगाई, 22-23 की डेप लगाई और 23-24 की डेप लगाई। उस 2 साल की डेप लगाने के बाद ये बिल्डिंग की डब्ल्यूडीवी आ रही है ऑन 1/4/24। तो हम इस 9,25,000 इसी को हम बिल्डिंग की क्या मान लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन अंडर बिजनेस फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे ये चीज समझने की बात क्या है, लॉ यहाँ पे सिंपल किसकी बात कर रहा है, बिल्डिंग की। मीन्स अगर बिल्डिंग के अलावा कोई एसेट है, एग्जांपल लेते हैं, एक्स ने एक कंप्यूटर परचेज करा 1/4/22 को 50,000 रुपए का और उसने ये पर्सनल यूज, पर्सनल उसकी एसेट थी। अब उसने 1/4/24 को ये कंप्यूटर बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया एज इज कैपिटल। नाउ द लॉ हैज नॉट प्रोवाइडेड एनी मैकेनिज्म कि इस 50,000 रुपए की जो कंप्यूटर की परचेज प्राइस थी 1/4/24 को क्या लेंगे। तो इस केस में यहाँ पे 1/4/24 को हम इस कंप्यूटर की एक्चुअल कॉस्ट 50,000 रुपए ही लेंगे। बिकॉज ये वाला प्रोविजन स्पेसिफिक प्रोविजन जहाँ पर्सनल एसेट को हम लोग बिजनेस एसेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस सिनेरियो में सिर्फ बिल्डिंग के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन है कि हम डब्ल्यू लेस डेप कर करके डब्ल्यूडीवी जो आएगी उतनी डब्ल्यूडीवी को एक्चुअल कॉस्ट लेंगे। बट फॉर द रेस्ट ऑफ द पर्सनल एसेट देर इज अ नो स्पेसिफिक प्रोविजन। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल कॉस्ट थी मेरी पर्सनल एसेट की, जब मैंने 2 साल के बाद भी उसको बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा तो जो ओरिजिनल कॉस्ट थी मैं वही लूंगा। तो आप ये स्पेसिफिक प्रोविजन आप ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोगों ने एक्चुअल कॉस्ट को कवर करा स्पेशल केसेस में। आज हम डेप रेट और कवर कर लेते हैं एंड देन इज नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद द एडिशनल डेप्रिसिएशन, वो एक अलग से टॉपिक है।
तो डेप रेट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम बात करते हैं किसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर। अगर एसेट इज बीइंग बिल्डिंग इज बीइंग यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, द डेप रेट इज 5%। और ये सारे के सारे जो डेप्रीसिएशन रेट है ऑन डब्ल्यूडीवी। बिल्डिंग अगर कमर्शियल यूज के लिए यूज हो रही है 10%। यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं यूज के लिए। इवन इफ देर इज अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, एक घर है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, बट इट इज बीइंग यूज्ड फॉर अ कमर्शियल पर्पस, then the DEP rate will be 10%, not 5%, because यूज की बात कर रहा है, प्रॉपर्टी की नेचर की बात नहीं कर रहा है। फर्नीचर फिटिंग्स 10%, कंप्यूटर बोथ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर 40%, प्लांट मशीनरी 50%, मोटर कार अदर देन यूज इन अ बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर 15%, और अगर हम उसको हायर के बिजनेस में यूज कर रहे हैं 30%। बिकॉज लॉ का ये मानना है कि हायर के बिजनेस में कार ज्यादा जल्दी डेप्रिशिएट होगी, इसलिए रेट ज्यादा प्रिस्क्राइब करा है। मोटर कार अदर देन यूज इन अ बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर एक्वायर्ड फ्रॉम 23/8/19 टू 31/3/20 एंड पुट टू यूज बिफोर 31/3/20, डेप का रेट 15 से 30% कर दिया है। यहाँ पे मीन्स अगर असेसी ने इस पीरियड के दौरान एसेट एक्वायर करी थी और वो अभी भी प्रीवियस ईयर 23-24 में इसको यूज कर रहा है, से उसने एसेट एक्वायर करी 1/2/20 को कार और अभी भी यूज कर रहा है, तो डेप रेट कितना होगा 30%। सिमिलरली इस पीरियड में एसेट एक्वायर करी है पर्सन ने, वेयर मोटर कार लॉरीज आर बीइंग यूज्ड इन अ बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, तो जो रेट पहले 30 था उसको भी 15% से बढ़ा के कितना कर दिया 45। शिप्स के ऊपर 20%, एयरक्राफ्ट 40, इंटेंजिबल एसेट्स 25, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 40। अब बुक्स पे आते हैं। बुक्स एनुअल पब्लिकेशन और अदर देन एनुअल पब्लिकेशन ओन बाय एसएससी कैरिंग ऑन बाय अ प्रोफेशन, मीन्स अगर बुक्स प्रोफेशनल के लिए यूज हो रही है तो उस पर डेप रेट 40% है, और अगर बुक्स एक बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है तब उस पर डेप मिलेगा ही नहीं। ये बुक्स पे जो डेप का रेट है, इट इज ओनली प्रोवाइडेड व्हेन द बुक्स इज यूज्ड इन अ प्रोफेशन। बुक्स ओन बाय द assessee कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन रनिंग लाइब्रेरीज तो 40%। मान लीजिए एक बिजनेस है, इट्स कैरिंग ऑन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, उसने जीएसटी के ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर अपने फाइनेंस डिवीजन के लिए बुक्स परचेज करी, तो डेप्रीसिएशन मिलेगी ही नहीं, बिकॉज नो रेट हैज बीन प्रिस्क्राइब। तो होप आपको ये एक्चुअल कॉस्ट का क्लियर हुआ होगा। मीन्स जितना हम लोगों ने डेप्रीसिएशन की कंप्यूटेशन का प्रोसेस समझा था, ये पूरे का पूरा आपको फर्स्ट से लेके फोर्थ पॉइंट तक क्लियर हुआ होगा। आई एम ट्राइंग टू मेक अ स्मॉल वीडियो सो दैट इंटरेस्ट ऑफ माई लिसनर रिमेन्स। तो मैं ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं बना रहा, मैं पार्ट्स में वीडियो बना बना के टॉपिक शेयर कर रहा हूँ, और जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो बना रहा हूँ उस सारे प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद द एडिशनल डेप्रीसिएशन, और इन नेक्स्ट वीडियो आई विल समराइज द एंटायर डेप्रीसिएशन। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।